Hey guys, press the bell icon and never miss a video from New Tech Entertainment. भगवान का जिसके वजह से आज मैं जिंदा हूँ और आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। थैंक यू कहिएगा अपने आप को कि आज आपने आज का दिन देखा है, राइट। उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरे पेरेंट्स का। स्पेशल थैंक होगा मेरे एक 2 साल के बच्चे का, उस टाइम का भी वो 5 साल का है। उसके अलावा स्पेशल थैंक यू टू माय अपलाइन। जब सभी लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया। उसके बाद मैं स्पेशली थैंक करना चाहूंगी वेस्टीज मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे खाक से उठा के फलक पे बिठा दिया। यस, दीपक सर का स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने मौका दिया मुझे कि मेरी स्टोरी से हर एक बैठा हुआ इंसान इस त्यागराज स्टेडियम में मेरी स्टोरी से अपनी जिंदगी बदलेगा। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि यहाँ पे बैठा एक एक इंसान, एक चाहे वो नीचे बैठा हो, चाहे वहां हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, हर कोई मुझसे रिलेट कर सकता है, क्योंकि मेरी स्टोरी में मिक्सचर है। जिस तरह से सांसों का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, राइट, उसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता रहा। कभी मेरी लाइफ ऊपर गई तो कभी मेरी लाइफ नीचे गई, लेकिन सब कुछ बढ़िया था। मैंने अगर देखा जाए तो मुंबई में बहुत रहते भले थे, लेकिन पापा कोई रईस खानदानी नहीं थे। हम 6 भाई बहन थे। पापा मिल वर्कर थे, तो अपनी सैलरी के हिसाब से हमें पाल रहे थे, राइट। बट वो पालना भी कभी कभी बहुत चिढ़ आती थी मुझे, क्योंकि मेरे बचपन से ही मैंने अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ देखी। स्ट्रगल क्या, उसको कॉम्प्रोमाइज कहूंगी। कितने लोगों को कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती? प्लीज रेज योर हैंड। तो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आप चाहते हो ना वो मिलता है। तो मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं था, लेकिन करे क्या, जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाने चाहिए। बात सही कि नहीं? बचपन से सिखाया गया था। अब 6 भाई बहन थे, पापा की सैलरी इतनी थी नहीं थी, तो अब पढ़ाना था। तो मैंने 1st to 7th स्टैंडर्ड सरकारी स्कूल, बीएमसी कहते हैं, बृहन मुंबई की जो हमारी वहां पे सरकारी स्कूल थी, वहां से मैंने पढ़ाई की। और फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल में गई 8 to 10। थोड़ा सा टेंशन बढ़ा पापा का कि 2 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रही है, 3rd चाइल्ड है, इसकी भी फीस भरनी पड़ेगी। तो जब मैं 3rd चाइल्ड, जब टेंशन बढ़ता और मुझे पढ़ना तो था ही, तो मेरे बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि नहीं, मुझे मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वानी, कुछ तो भगवान करो। तो जब एडमिशन कराने गए तो पता चला ये 3rd चाइल्ड है और स्पेशली लड़की है, तो इसकी फीस माफ कर दी जाएगी, राइट। ऊपर वाला भी आपको साथ देता अगर आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो। यस। उसके बाद मैं बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में, बट आई वॉज वेरी गुड एवरेज स्टूडेंट। ना कभी जिंदगी में फेल हुई और ना ही मेरा 1st रैंक आया कभी, राइट। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे कि नहीं? याद रखना, ये जो स्टेज पे लोग आ रहे हैं ना, ये कोई ऊपर से अवतरित लोग नहीं है, ये आप ही लोगों के बीच में से उठकर आए हुए लोग हैं, राइट। यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अब ये हो रहा था कि अगेन फीस भरनी पड़ेगी, तो हम भी समझने लगे थे तब तक कि कॉम्प्रोमाइज है भाई। धीरे धीरे उस चीज की हैबिट लगने लगी थी। पीछे छोटे भाई बहन थे, हम नहीं चाहते थे कि हमने पढ़ाई कर ली उनकी पढ़ाई छूट जाए। तो फादर ने बोला कि एक काम करो, नजदीक में कोई स्कूल ढूंढ लीजिए जो नजदीक भी हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच जाए, और कोई जाना माना स्कूल नहीं होगा तो ऑब्वियसली फीस भी कम होगी। तो वहां से मैंने स्कूलिंग कर ली, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन को जो 3rd ईयर होता है ना, सर ने कहा ना, वो रियल मायने में वो 3rd ईयर का हार्ट बीट बनना शुरू होता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझसे सीनियर थे। जब मैं 2nd ईयर में थी, वो 3rd ईयर में थे। जब हम 3rd ईयर में गए तब तक वो पास आउट करके निकले, और ग्रेजुएशन के बाद जब उनको नौकरी लगी तो किसी की सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं थी, राइट। तब समझ में आ गया कि अगर ग्रेजुएशन करके 10,000 ही कमाना है तो इससे अच्छा भिखारी बन जाते, उससे ज्यादा कमा लेते हम, राइट। फिर मैंने कहा नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा। भैया, जो मेरे से बड़े भैया थे, वो देखते थे बहुत एम्बिशियस है, जिंदगी में एक्चुअली बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है। तो उन्होंने पापा से रिक्वेस्ट की कि ग्रेजुएशन के बाद उसको कुछ कराएंगे। तो देखो, कोई भी फादर, कोई भी मदर नहीं चाहते कि उनका बच्चा अच्छी लाइफस्टाइल से दूर रह जाए, बट करे क्या, पॉकेट जितना अलाउ करेगा उतना ही करेंगे, राइट।
सो ग्रेजुएशन कैसे कैसे खत्म किया। उसके बाद मैंने भैया को कहा मुझे करना है आगे, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे नहीं जीना है कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी, क्योंकि बचपन से वही कॉम्प्रोमाइज देख देख के, क्योंकि मुझे याद है 2 कोइंसिडेंस ऐसे हुए थे। आई वॉज वेरी गुड इन डांस स्कूल टाइम में, व्हेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। स्कूल में भरतनाट्यम डांस एकेडमी के कुछ लोग आए, उन्होंने ऑडिशन लिया और मैंने उस ऑडिशन में क्लियर किया और उन्होंने कहा कि इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते यू हैव टू पे सम फीस। मुझे वो दिन इसीलिए इतनी अच्छी तरह याद है क्योंकि जब पापा ने मुझे मना किया ना फीस ना होने के लिए, मैं लगातार कुछ 6 दिन रोई थी। होंगे मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने पैसे ना होने की वजह से कितने सारे अपने ड्रीम तोड़े होंगे। लेडीज, यस, एक बार और ऐसे ही वाक्य आया। ग्रेजुएशन के बाद मैं और भैया गए एमबीए का। मैंने कहा कि सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं क्योंकि ग्रेजुएट्स की वैल्यू नहीं है, तो कहा गया चलो एमबीए कर लेते हैं। मैं और भैया जब एमबीए की इंफॉर्मेशन निकालने गए, सच बताऊं तो जिस बिजनेस स्कूल हम जहां गए थे उस गली को हमने फिर लाइफ में कभी टच ही नहीं किया, उस गली से पास ही नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने सब पूरी डिटेल दी। कहा कि आपकी एंट्रेंस फीस होगी करीबन 20,000 एंट्रेंस एग्जाम की, और पूरी इंटायर कोर्स की जो फीस होगी वो होगी लगभग 3 लाख रुपए। तो हम तो डर गए, पापा के पास गए। पापा ने कहा कि देखो मैं बीआरएस लेने वाला हूं, वैसे भी मिल्स बंद हो रही हैं, पैसे तो है नहीं, तुमको पढ़ाऊंगा कैसे? यहाँ पे ले लेके सारा पैसा 5 लाख के आसपास आने, अगर तुमको ही 3 लाख रुपया लगा दिया तो बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी? बट फिर भी भैया ने बहुत रिक्वेस्ट की पापा को, और उन्होंने कहा नहीं ये यूपी से हम बिलोंग करते हैं और यूपी में तो लड़कियां ऐसी होती कि शादी करके बच्चे पैदा करती है और घर देखती है बस, लेकिन ये एम्बिशियस है, मैंने इसके एम्बिशन को देखा है। एक काम करिए, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं आगे, मैं ग्रेजुएशन करके भी खुश हूं, आप इसको कुछ करा दीजिए, मुझे पूरा यकीन है जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी। तो स्पेशली मेरे भाई का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी जिंदगी में। 40,000 की फीस देके मुझे ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट में डिप्लोमा कराया गया। पढ़ाई में ठीक ठाक थी तो पहले इंटरव्यू में मैंने कैंपस इंटरव्यू को क्लियर कर दिया, जॉब मिल गई, लगा कि सब कुछ सेट हो गया, लेकिन वहां पे सब कुछ उल्टा हो गया। जॉब लगते ही पापा ने वीआरएस ले चुके थे, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते थे एक घर को चलाने के लिए, बाकी भाई बहन की पढ़ाइयों को देखने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर और मेरे भाई पर आ गई। तब एक लाइन मैंने जो सुनी थी ना, वो चीज को मैं लाइन को फेस किया था कि माँ बाप की राज में आप अपने जिद पूरे कर सकते हो, माँ बाप की राज में आप अपनी जिद पूरे कर सकते हो, लेकिन आप अपनी खुद के राज में मजबूरियों से आगे नहीं बढ़ सकते हो। हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो मजबूरियां, जो मेन चीजें होती, रोटी कपड़ा, बस उतनी ही चीजें पूरी कर सकते हैं, लेकिन जिद तो फादर के टाइम पूरे करते थे। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं टच करने, और मैंने कहा ये क्या हो रहा है, अब तो जॉब से भी सब कुछ नहीं चलने वाला। सैलरी है 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, इससे तो हम ना कुछ लाइफस्टाइल जी पाएंगे। पहले भी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी थी, आज भी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी है, फायदा क्या हुआ आगे का कोर्स करके? इससे बेटर तो मैं ग्रेजुएट ही करके रह जाती। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। और फिर मैंने जॉब का पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल निकाला, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई जॉब, आई वॉज सर्चिंग समथिंग एक्स्ट्रा। और फिर वही डायलॉग याद रखना ओम शांति ओम का, जब कोई चीज आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में एक कर देती है। कई सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं, कई सारे लोग लड़कियों को पटाने में टाइम पास कर देते हैं, कई सारे लोग चिट चैट करते रहते हैं, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली वहीं से। सामने उस टाइम पे एक ऑर्कुट करके सोशल मीडिया होता था, ऑर्कुट पे मुझे एक मैसेज आया, और वो मैसेज आया कि अगर आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ में जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना। अब वो मैसेज किसी लड़के का था, और लड़कियां इतनी इंट्रोवर्ट होती हैं कि अपनी सहेली से पूरे दिन बात कर सकती हैं, लेकिन एक अनजान नंबर आ जाए तो बात नहीं करती। सही बात है कि नहीं, है ना? तो वो नंबर आया तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो फिर से 3 दिन के बाद उसमें फिर से मैसेज आया कि अगर आपको बात करने में कोई तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, एक फंक्शन हो रहा है आज से 3 दिन के बाद, उसकी इमेज उन्होंने मुझे वहां पे वो लिख के दे दिया, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो
तो आप अपने मम्मी या पापा के साथ में आ सकते हो। तो मैंने कहा लड़का बड़ा जेन्युइन लग रहा है। मैंने प्रोफाइल जाके चेक किया, ही वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुंबई से ही है। फोटोज जाके ऑर्कुट पे चेक किया, मैंने कहा लड़का थोड़ी ठीक ठाक लग रहा है, चले काम करते, अपने को तो काम से मतलब है। तो मैंने रेडी किया अपने आप को, किसी को लेकर नहीं गई बिकॉज वो पब्लिक प्लेस था, नाम सुन रखा था उस एरिया का जहां पे हम जाने वाले थे, तो मुझे डर नहीं था। तो जब मैं एंट्री मारी, सही बताऊं तो वो मेरी जिंदगी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पहला फंक्शन था। और उस फंक्शन में एक बात खाली मुझे समझ में आ गई कि जो सामने वाला स्पीकर है वो आईएएस ऑफिसर है और वो आज अपने जॉब से रिजाइन देके फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। और उन्होंने एक चीज और कही थी कि जब मैंने रेजिग्नेशन दिया, वो बिहार से थे, तो कहा उन्होंने कि जब मैंने रेजिग्नेशन दिया तो उस टाइम पे सबसे आखिरी जो साइन थी वो नीतीश कुमार जी की थी। तो मैंने कहा जब इतना बड़ा इंसान फुल टाइम बिजनेस बिल्ड करने के लिए जॉब छोड़ सकता है, हम तो मामूली 15,000 की नौकरी वाले नौकर हैं, तो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सही है, राइट। तो ये चीज तो मुझे क्लिक कर गई और फिर मैंने बिजनेस करना उनके साथ शुरू कर दिया। उन्होंने, जिसने मुझे इनवाइट किया था वो कोई और नहीं, मेरे खुद के हस्बैंड थे, मिस्टर अनिल पासी। हमने फुल टाइम जॉब को देखते थे, पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करते थे। करते 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 3 महीना 4 महीना जाने लगा और उसके बाद होता है ना, एक जवान लड़की एक जवान लड़का जब मिलते हैं, नैन से नैन मिलते, तो क्या होता है? प्यार हो जाता है, राइट। तो प्यार हमारा ऐसा नहीं था कि हम आइसक्रीम खाए, प्यार हमारा ऐसा नहीं था कि हम मूवी देखे, प्यार हमारा ऐसा नहीं था कि हम किसी झाड़ के नीचे कुछ जाके करें। हम एक दूसरे के वर्क एथिक्स को प्यार करते थे। रिलेट करना मेरी बात को। हम एक दूसरे के एम्बिशन को प्यार करते थे, हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्यार करते थे। लेकिन ये बिजनेस अगेन डुप्लीकेशन का है। सीरियस लीडर्स थे, भले शुरू में पैसे नहीं आ रहे थे, बट लीडर्स हम सीरियस थे। समझ में आ गया ये डुप्लीकेशन का बिजनेस। अगर पता चला अपलाइन डाउनलाइन प्यार करके शादियां करें, तो पता चला बिजनेस साइड पे और ये टेस्टिमोनियल खुल गया है ना, वो मैट्रिमोनियल.com हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। तो एक काम करते हैं, हमने किसी थर्ड पर्सन के जरिए अपने पेरेंट्स की बात को पहुंचा दी कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एम्बिशियस हैं, तो हम शादी करना चाहते हैं। पेरेंट्स ने देखा बहुत बढ़िया है, ये लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ बात की, मैंने अपनी तरफ बात की और हम खुद ही बीच में आके एक पंडित की तरह हमने शादी कर ली। मतलब किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ी, हमने पेरेंट्स को बता दिया, शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद जो जिंदगी हुई ना, सच में कहूं, वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। जितनी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी मैंने शादी के पहले देखी थी, उसके एग्जैक्टली अपोजिट मेरा शादी के बाद हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई के बाहर कभी घूमने जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा हम अपने ननिहाल यूपी घूमने जाते थे, वो भी स्लीपर क्लास में। कभी कभी अगर टिकट नहीं मिलती थी तो हम जनरल कंपार्टमेंट में भी जाते थे। तो उससे ज्यादा कभी हमने दुनिया देखी ही नहीं थी। और 12,000 कमा रहे तो उसमें घर देखेंगे कि हम घूमेंगे। लेकिन शादी के बाद उनका सबसे पहला गिफ्ट आया नैनीताल का हनीमून टूर। एक लड़की जो बिल्कुल सपना नहीं देख रही थी, उसको इतनी सारी चीजें मिलने लगी। क्यों? जब हम बिजनेस कर रहे थे, एक चीज याद रखना, जब भी कोई चीज करते ना कहीं कोई सुनता है उसको। कभी भगवान सुनते हैं, तो कभी आपके अपलाइन सुनते हैं, और कोई ना कोई उसको पूरा करने वाला मिलता है। तो जब हम बिजनेस कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग, उस टाइम पे 2010 की बात हो रही है, तो जब हम बिजनेस कर रहे थे तो बार बार जब ड्रीम बिल्डिंग का सेशन होता था, उस ड्रीम बिल्डिंग सेशन में मैं बार बार हमेशा एक ही लाइन कहती थी कि भगवान मुझे सब कुछ दे दे, लेकिन मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं दे। क्योंकि जब भी कपड़े पसंद करती थी तो कपड़े पसंद के ना होकर वो खुटी के हिसाब, जो पॉकेट के हिसाब से होता था, वो लेकर आते थे। हम घर पे तो आ जाते थे, पेरेंट्स खींच के तो लाते थे, लेकिन हमारी जो दिल था ना, वो खुटी पे अटका जाता था जहाँ पे कपड़ा पसंद वाला था, राइट। कई बार तो ऐसा होता था कि जो पसंद में आता था खाने के लिए, वो कभी ना लाके हम जो नहीं पसंद आता था वो खाते थे। बहुत हो गई थी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी। तो शादी के पहले मेरे हस्बैंड ने सारी चीजें सुनी थी और उन्होंने मुझे सारी चीजें पूरी करनी शुरू की। जैसे कपड़े चाहिए थे, उससे बेटर कपड़े मिलते थे। जहां घूमना था, उससे बेटर मुझे घूमने के लिए जगह मिलती थी। जैसी ज्वेलरी चाहिए थी, उससे बेटर ज्वेलरी मिलती थी। और जैसा घर मैं चाहती थी, उससे बेटर घर मिला था। स्मूथ लाइफ चल रही थी, एकदम बढ़िया। और उसके बाद मैंने कहा अब सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो मैंने डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया।
मैंने कहा कि एक काम करिए, मुझे ना जॉब नहीं करना है, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ फुल टाइम। तो उन्होंने कहा ठीक है, फुल टाइम बिजनेस करना है तो करिए, बाबूजी से बात कर लो। तो मैंने फुल टाइम बिजनेस करना शुरू कर दिया, ट्रेडिशनल बिजनेस, और मैंने नेटवर्किंग बिजनेस को कम कर दिया। और अगेन आपको ये मैसेज ये देना चाहती हूँ, हमने उस नेटवर्किंग बिजनेस को इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि प्लेटफॉर्म भी मैटर करता है। बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी मार्केट में नेटवर्किंग की, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कंपनी आपके एफर्ट के हिसाब से पैसा दे सकती है। ट्रेडिशनल बिजनेस पे हमारा पूरा फोकस चला गया और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मेरी जिंदगी में आई। मेरा छोटा सा बच्चा जब वो 1 साल का था, हस्बैंड ने फिर अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिया पार्टनरशिप में। ही वॉज वर्किंग फॉर एमएनसी कंपनी, आईटी इंजीनियर थे। कई सारे लोग बैठे होंगे यहाँ पे आईटी इंजीनियर जो या तो तैयारी करते होंगे आईटी इंजीनियरिंग की, तो वो भी ऐसे उन्होंने कुछ और आगे ग्रेजुएट, कुछ आगे और क्वालिफिकेशन लिया। उनकी सैलरी लगभग 1.25 लाख पहुंच गई। सब कुछ बढ़िया, एकदम स्मूथ लाइफ, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, राइट। उसी टाइम पे वेस्टीज बिजनेस उनकी जिंदगी में आया और ये बात हो रही है सन 2015 के एंड में। और लाया भी किसने, जो हमारे पहले की जो कंपनी थी उसमें जो हमारे क्रॉस लाइन थे, उन्होंने हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और मेरे हस्बैंड मेरे सामने वो लेकर आए, बोले कि काम करो श्री, फिर से कंपनी आ चुकी है, नेटवर्किंग करते हैं। मेरा लाइन सुनना, मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा आपको करना है तो करो, मेरे से तो नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि मैं फेडअप हो चुकी थी नेटवर्किंग इंडस्ट्री से। नहीं काम करना था मुझे किसी कंपनी के लिए, नहीं बेचने थे मुझे किसी के प्रोडक्ट, नहीं कोई प्रॉस्पेक्टिंग करनी थी, नहीं प्लान दिखाना था। मुझे एक आइडियल बहू की जिंदगी जीनी थी, मुझे मेरे बच्चे का टाइम एंजॉय करना था, मुझे किसी से मिलना नहीं था। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई यूथ टाइम, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत अपना पूरा टाइम खराब कर दिया था पहले की कंपनी में। मैंने उनको कहा कि आपको करना है आप कर लीजिए, मैं आपको हेल्प भी नहीं करूंगी, आपको मना भी नहीं करूंगी, आपको करना है कर लो। मैंने अपने बच्चे को टाइम देना शुरू किया, वो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करने लगे। सब बढ़िया चल रहा था एकदम। मतलब मैं कहूं तो मेरी जिंदगी का इतना अनमोल टाइम था 2012 से लेके 2016 तक का। 2016 इतना खूबसूरत दिन, लेकिन उसमें एक दिन ऐसा भी आया जो एक ग्रहण का काम कर गया। मैंने आज तक का अपनी जिंदगी में कभी पूजा नहीं की, कभी भी नहीं की थी। मतलब मैं ना कभी मंदिर जाती थी, ना मैंने कभी अगरबत्ती लगाए थे, ना ही मैंने कभी कोई भगवान को ही नहीं माना था। हाँ, एक शक्ति है ऐसे मानती थी। मैं किसी भगवान को डीएडिफाई नहीं करी, बट ये मेरा विश्वास था, मैं किसी को नहीं करती थी। लेकिन एक दिन 4 नवंबर 2016 सुबह मैं उठी, करीबन 5:30 बजे तैयार हुई। उसके बाद पूजा की थाली तैयार की, मंदिर गई। मंदिर वहां से 10 मिनट की दूरी पे था। मैं लगातार पूजा किए जा रही थी, सारी चीजें चढ़ा रही थी, लेकिन मेरे बगल में जो बैठी हुई आंटी थी ना, वो पूजा कम कर रही थी, मुझे ज्यादा देखी जा रही थी, क्योंकि मैं रो रही थी। लिटरली मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं पूजा करती जा रही थी। तो जब मेरी पूजा खत्म हुई, मैं वहां से उठ के चलने लगी, तो आंटी ने पूछा हुआ क्या। मैंने कहा कुछ नहीं आंटी, आप रोज पूजा करते हो? बोली हाँ। मैंने कहा आप रोज पूजा करते तो भगवान आपकी बात सुनते रहेंगे, तो आज अपने हिस्से आप एक काम करना, जब पूजा करना ना, तो मेरे हिस्से की भी दुआ आप मांग लेना और कहना कि इस लड़की ने जो मांगा है ना वो पूरा कर देना। उसके बाद मैं वहां से निकली, तैयार हुए, मैं, मम्मी, नाना जी, हम हॉस्पिटल पहुंचे। मुंबई का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, सीधे 4th फ्लोर पे आईसीयू में लेकर जाया गया। आईसीयू के बाहर मैं बैठी थी, मैंने कहा मुझे अंदर जाना है, मुझे चेक करना है क्या चल रहा है। मैं गई, जब मैं वापस आई तो मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ चुके थे। मम्मी मेरे बगल में बैठ के मेरे हाथ को घिस रही थी, ये ठीक रहे। करीबन 8 बजे से लेके 12 बजे तक मैं वहीं सामने बैठी रही। एक के बाद एक के बाद एक 25 से 26 लोग आए। दरवाजा खोलते, हस्बैंड उनको जाके देखते जो अंदर थे, बाहर निकलते, मेरे सर पे ऐसे हाथ रखते, बोलते श्री सब ठीक हो जाएगा। और मैं हर एक इंसान से उम्मीद करती थी कोई तो कुछ तो कहे, ये खाली आ रहे हैं जा रहे हैं और मेरे सर पे हाथ ठोक रहे हैं। और करीबन 5 से 6 घंटे हो गए, क्या चल रहा है। 1 बजे के आसपास बाबूजी को अंदर बुलाया गया।
बाबूजी का मैंने हाथ पकड़ा, बोले कुछ नहीं मैं जाकर आता हूं अंदर। बाबूजी अंदर गए, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगभग बीता। मैंने कहा हो क्या रहा है अंदर, चल क्या रहा है? बाबूजी भी गए, बाबूजी भी नहीं आए। मम्मी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। नाना जी बोले नहीं कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी और मैं एक दूसरे की शक्लें देखते जा रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। तब तक एक भैया है, उस भैया को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उनकी। मैंने कहा भैया कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है, आप तो कुछ बोलो। मैं बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही। मैंने कहा कुछ तो बोलो, ये क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं, मैं जाके देखता हूं क्या चल रहा है। अंदर गए, उनको भी करीबन आधा घंटा लग गया। आधा घंटा बाद जब वो रिटर्न आए, मेरे आंखों में इतनी चमक थी कि कुछ तो ये कहेंगे। लिटरली उन्होंने मेरे गालों पे हाथ रखा और कहा श्री हमने अनिल को खो दिया। जिस इंसान को मैं 8 दिन पहले खुद लेकर जाके एडमिट किया, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं उस इंसान को खो दूंगी आज। कई सारे लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना कि जिंदगी क्या है, हम तो कल कुछ कर लेंगे, परसों कुछ कर लेंगे, आज तो शादी है, आज बर्थडे है, कल शादी में जाना है, परसों हम घूमने जाएंगे, बिजनेस हम परसों नरसों तरसों कब करेंगे पता नहीं। प्रेडिक्ट नहीं करते अपने लाइफ का कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। लाइफ को टाइम पास की तरह हमने बना रखा है। एग्जैक्टली 8 दिन अगर मैं पीछे जाऊं तो एक नॉर्मल फीवर था, और उस फीवर जा ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, ये फीवर आपका जा क्यों नहीं रहा है। तो मैंने कहा एक काम करते, चलो हम डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। डॉक्टर ने कहा एक रिपोर्ट कर लेते हैं, आप घर पे जाओ, जैसी रिपोर्ट आएगी वी विल कॉल यू व्हाट एग्जैक्टली द रिपोर्ट इज। तो उनको भी कुछ मिला नहीं, खाली उन्होंने कहा कि आपका प्लेटलेट डाउन हो रहा है, एक काम करिए मैडम आप इनको एडमिट करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, एडमिट कराया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है, और जब 5वें दिन पता चला तब तक प्लेटलेट 5000 पहुंच चुका था। 5वें दिन भी समझ में नहीं आ रहा कि प्लेटलेट डाउन क्यों हो रहा है। और जब उनको एकदम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, सारे अंदर के ऑर्गन्स फेल होने लगे, तब जाके लास्ट रिपोर्ट में समझ में आया कि इनको तो डेंगू था। क्या मजाल है एक डेंगू की कि एक इंसान को लेके चला जाए। क्या मजाल है एक बीमारी की जो ऐसे इंसान को लेके चला जाए जो आपके घर का सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। जमीन पैरों से नीचे जमीन खिसकने की कहावत उस दिन मेरे साथ हुई। जो वो भैया ने मेरे गाल पे हाथ रखा और कहा कि श्री हमने अनिल को खो दिया, मैं गिरी जमीन पे, मुझे सिर्फ इतना याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। किसने कब कैसे मुझे घर तक लाया मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कुछ पता नहीं कितने देर तक क्या चला, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं जागी तो मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे थे, बहुत देर तक थप्पड़ मारे जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि इसको उठाते हैं, अनिल की डेड बॉडी तो देख ले एटलीस्ट ये लड़की, और अगर हमने इसको नहीं उठाया तो ये मर जाएगी जिंदा ऐसी। मुझे जब होश आया तो मैं बाहर गई, हिला रही हूं, उनको मार रही हूं, उठाने की कोशिश कर रही थी, एक लास्ट उम्मीद तो कहीं से कुछ दिखे, कोई चांस नहीं। और मेरे सामने से वो इंसान जिसने मेरे सारी लाइफ को बदल के रख दिया था, उसको इस तरह से उठा के लेके जाया गया। मुझे आज भी याद है कि जब 1-2 दिन में लगातार कंटिन्यू जब बेहोश हो जाती थी तो मुझे उठाते थे पानी डाल के, हिला के, तो जब होश आता तो सबसे पहले मेरे बच्चे को मेरे गोद में रखा जाता था, क्योंकि मेरा बीपी डाउन हो जाता था। सबको लगता था कि एक तो गया, इसको भी खो देंगे तो ये बच्चा किसके भरोसे रहेगा।
उसको मेरी गोद में रखा जाए बार बार और कहते थे कि यही तेरा अनिल है, यही तेरा प्यार है और यही तेरी जिंदगी है। अब यकीन मानो तो आज मेरे बच्चे की वजह से आज मैं स्टेज पे हूँ। अगर मुझे किसी ने बलिदान जीवन दान दिया है तो मेरे बेटे ने दिया है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कैसे गुजरा कुछ पता नहीं, लेकिन जब घर चलाने की बात आती तो कोई बाहर का नहीं आएगा। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे तो वो आपका घर कहां से चलाने आएंगे? आपका घर आपको खुद चलाना होगा। और हमारे घर का तो मेन इंसान ही चला जा चुका था जिसके सर पे सारी जिम्मेदारियां थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दी कि जॉब कर लो। मैं डरती थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड भी तो जॉब करते थे, 2.25 लाख रुपए की कमाई आती थी। जिस जॉब को दिन रात उन्होंने दिया वो सैलरी अब तो 0 हो गई है। कैसे कर लूं जॉब? कुछ लोगों ने कहा कि तुम ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस रखती हो, ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो। मैंने कहा ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए और जो पैसा कमाने वाला था वही नहीं है तो करूं कहां से? इसी असमंजस में पड़ी रही, कैसे चलेगा। लेकिन अगेन मेरा बच्चा मेरे फेस पे आता था और मैं उसको देख के बोलती थी कि इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। करीबन 6 महीने बीते। एक दिन उनका मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं ऐसे जस्ट स्क्रॉल कर रही थी और मैंने कहा ये वेस्टीज करते थे पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे थे, तो वो तो पार्टनरशिप में खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि अब हम 3 ही पार्टनर बचे हैं, मैडम आपको जो थोड़ा बहुत रहेगा हम दे दिया करेंगे जब प्रॉफिट होगा। जॉब से सैलरी 0 हो चुकी थी। मैंने कहा ये वेस्टीज देख ले जरा, ये भी कौन सा तीर उखाड़ के गए इसमें। सिर्फ मैं अपने हस्बैंड से गुस्सा नहीं हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि टाइम गलत जगह पे दे दिया उन्होंने। जब वेस्टीज के एप्लीकेशन को उठाया मैंने कहा ये भी कुछ ऐसा ही वैसा होगा जो हमने पहली कंपनी में किया था। आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें जैसे ही मैंने बोनस का खोला तो उसके पिछले महीने का भी पैसा आया था, उसके भी पिछले महीने का पैसा आया था, उसके भी पिछले महीने का पैसा आया था। लगातार 6 महीने पैसे आ रहे थे। जिस बिजनेस को मैंने अछूता समझा था, जिसको मैंने मना किया था, जिसके लिए मैंने तौबा कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी, उसी बिजनेस ने आखिरकार मुझे 6 महीने के लिए पालने के पैसे दे दिए। मैंने बुलाया मेरे अपलाइन को, मैंने फोन किया उनको कि सर मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना है, क्या आप मेरे साथ हो? तो ने कहा श्रेया हम घर पे आके बात करते हैं, ये बिजनेस में कौन कहां से आपको हेल्प कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। वो खुद तो आए लेकिन साथ में इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी लीडिंग लेडी मिस हेतल भोई को भी लेकर आए साथ में। हेतल मैम ने और मेरे हस्बैंड ने साथ में वीएलसी की थी। सोचो मेरे हस्बैंड का 1 रुपया उनको नहीं जाता था, लेकिन वीएलसी की थी। कहीं ना कहीं इस बिजनेस की एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि ये एक फैमिली है, ना कि ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मैम ने और सर ने मिलकर मुझे कहा कि ठीक है श्री तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सर ने मुझे बिजनेस में सपोर्ट किया, मैम ने मुझे मॉरल सपोर्ट किया। मुझे लगा ये बिजनेस तो मेरे लिए बहुत इजी है, को आराम से कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, हम बहुत सारे लोगों को चाहते हैं। मैं तो एकदम जब मार्केट में उतरूंगी तो लोग मुझे हाथों हाथ ले लेंगे, श्री आजा साइन करते प्रोडक्ट दिला हम करेंगे बिजनेस को। मुझे तो इतना ईजी लगा था। मैंने घर पे मनाया माँ बाप को, बच्चे को मैंने कहा कि आप धीरे धीरे मम्मी दादी के पास रुकना शुरू करो। और जब मैंने शुरू किया तो पहले दिन जिसके पास सबसे जो क्लोज थे मेरे हस्बैंड के, सबसे पहले उनके पास ही गई। मुझे लगा था कुछ नहीं तो कम से कम 5-10 हजार की तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। उस बंदे ने सारा प्लान सुना और कहते हैं श्री बंद कर दो इस बिजनेस को, ये अच्छा बिजनेस नहीं है और तुम तो सिंगल हो, तुमको तो और नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये मर्दों का काम है। मैंने कहा ये क्या हो गया? जिस इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद रखी थी वही मुझे सलाह दे रही, तो रायचंद बन गए। ऐसे करते करते कई सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ वहां बहुत सारे लोग जिनको हम जानते थे सबके पास एक एक करके गई। और शुरू के पहले महीने के 30 प्लान और 30 के 30 ना आए। क्या है?
30 के 30 ना आए। मैं जब रिटर्न होती थी ना ट्रेन में तो लिटरली रोना आता था। अगल बगल इतनी भीड़ होती थी ट्रेन में और मैं रोती थी। मैंने कहा ये क्या, एक तो जिंदगी का वो ऐसा पार्टनर चला गया जो मेरे सारे सपने पूरे करता था। अब उनके जाने के बाद उन्हीं के लोगों के पास जाकर मैं बिजनेस की बात कर रही तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। ये कैसा बिजनेस हुआ? मतलब इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसकी वैल्यू है, उसके मरने के बाद उसके घर वालों की वैल्यू खत्म। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने सबसे पहले मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अगर ऊपर वाले ने छीना है तो वो देने की भी ताकत रखता है। एक बार ऐसे ही रो रही थी, एक आंटी से मिली, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या चल रहा है, तो मैंने उनको बोला कि मैं कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही काम करने गई थी, मिला नहीं। बोलती क्या काम है? तो उन्होंने कहा ठीक है नंबर ले। तो मुझे एक चीज वहां से समझ में आई, लोकल ट्रेन भी तो अपने ही लोग है ना। मैंने फिर लोकल ट्रेन में प्रॉस्पेक्टिंग शुरू की, मैंने बस में प्रॉस्पेक्टिंग करनी शुरू की, मैंने फेसबुक पे प्रॉस्पेक्टिंग करनी शुरू की। करते 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 आज कारवां पहुंच गया है 5,500 लोगों का। चैलेंज, वो चैलेंज था। कहते हैं चैलेंज भी उसी को देते हैं जो भगवान चेक करता है कि भाई इसके लिए लायक किरदार कितना बेस्ट है। अगर आपके साथ भी चैलेंज है तो समझ जाना यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट गॉड जिसने आपको चुना है उस चैलेंज के लिए। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट सक्सेसफुल। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा बेटा था, सबसे बड़ा चैलेंज। एक ऐसा बच्चा जो दो साल का है, दूध पी रहा है और मैं उसको छोड़ छोड़ के घर के बाहर जा रही हूँ। दूध पिलाते पिलाते कभी कभी मैं उससे बात करती तो उसको समझ तो नहीं आता था, लेकिन बोलती थी बेटा पापा चले गए, घर को मुझे चलाना है, तुझे देख के मेरा जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन अगर मैं घर से नहीं निकली तो जिंदगी ऐसी रह जाएगी। जो मैंने झेला है कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी, तुझे तो झेलने नहीं दूंगी मैं। लोग मुझे बोलते थे बच्चे के छोड़ के तुम जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चा रोता है, मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती थी बच्चा आज रो रहा है, वो बड़ा होने के बाद उस चीज को भूल जाएगा कि मैं कभी रोता था मेरी माँ के लिए। लेकिन बड़ा होने के बाद जब वो रोएगा, किसी चीज को मांगेगा, एडमिशन के लिए जब बहुत बड़े पैसे मांगेगा और जब वो पैसे मैं उसे नहीं दे पाऊंगी, उसकी आंख में जो आंसू होंगे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लोग कहते हैं मुंबई में रहती हो, तुम्हारे पास स्टोरी है, तुम मुंबई में पढ़ी लिखी हो तो तुमने तो इजीली बिल्ड कर लिया होगा। मुंबई में बॉस अपॉर्चुनिटी है लेकिन लाइफस्टाइल इजी नहीं है। मैंने आज भी जमा कर रखे हैं वो टूटी हुई चप्पलें और टूटे हुए बैग्स, जिनको लगता है कि ये बिजनेस मैंने अपनी स्टोरी के माध्यम से बिल्ड किया है, उनको दिखाने के लिए। लोकल ट्रेन्स में आप पूरी मेहनत करके चढ़ने के लिए तो चढ़ जाओगे, लेकिन कभी बैग आगे होता है तो कभी हम पीछे होते हैं, कभी हम आगे होते हैं तो बैग पीछे होते हैं। आपने अगर सही तरीके से चढ़ाई नहीं की है तो किसी के नखून लग जाते हैं, तो किसी के मुट्ठे लगते हैं और कई दिनों तक वो कालापन रह जाता है। लोकल में ट्रैवल किया है किसी ने मुंबई की, समझ सकते वो लोग मुझे। उसमें भी एक सीख मैंने समझ में आ गई। बाली सर कहते हैं 7 स्टेप्स को रोज फॉलो करो, ये सिस्टम है, आप करोगे डुप्लीकेट करोगे ये बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। मुझे वो सिस्टम वहां पे समझ में आ गया, क्योंकि लोकल ट्रेन में अगर आपको उतरना है तो अपने आगे वाले को खाली पूछ दो दादर, तो उसको खाली ये भी नहीं पूछना है कि उतरोगे क्या, खाली पूछ लो दादर। उसने कहा हाँ, उसने कहा ना तो कोई बात नहीं, अच्छा शायद इस तरफ, इसको पूछ लो दादर, बोलेगा हाँ ठीक है, उसके पीछे खड़े हो जाओ। और जैसे ही ट्रेन रुकती है, जितनी स्पीड में आप उतरना चाहते हो उतरो, नहीं तो अगर आप इधर उधर हो गए तो 2-4 फटके लग जाएंगे, खून निकल जाएगी, वो आपकी जिम्मेदारी। 5 किलो का बैग होता था, जिन लोगों ने कैरी किया उनको पता है। लीडिंग लेडीज बुक, कार बुक, डेमो बुक, अम्ब्रेला, वाटर बॉटल, डायरी, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो देने होते, ये सारा बैग मिला के 5 किलो का होता था कंधे के ऊपर। 34 किलोमीटर खड़े होकर हमने ट्रैवलिंग करके बिजनेस को बिल्ड किया है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके पास मुसीबतें आते हैं, अगर आप कमजोर हो तो बिखर जाओगे,
लेकिन आपने उस मुसीबतों का मजबूती से सामना किया है तो आप निखर जाओगे। बिजनेस को बिल्ड किया, 6 महीने में मैंने पहली 2 व्हीलर ली, एक्टिवा। उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर ही फॉरेन टूर क्वालिफाई किया फॉर थाईलैंड। उसके बाद मैंने ब्रांड न्यू बलेनो कार ली 11 लाख रुपए की। अच्छा, ये पता मैंने कार ये सारी चीजें अचीव की, पैसा मेरी मेन प्रायोरिटी था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रोडक्ट इसमें भी आ जाता है, फॉरेन टूर और कार। लेकिन जब मुझे पता चला और अपने ही लोगों ने जब मना किया था ना, तो उनके घर से निकलने से पहले मैं बोल के निकलती थी कि कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कल को मेरी कार की इनॉग्रेशन में लेकिन जरूर आना। आज बिजनेस में आ रहा हूं, कोई बात नहीं, कल को लेकिन मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने जरूर आना। आज मुझे अगर आप मेरे बिजनेस में नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे घर के इनॉग्रेशन में जरूर आना। उसके बाद इस बिजनेस में मैंने करना शुरू किया। गोल्ड से स्टार, हस्बैंड जब बिल्ड करते थे गोल्ड थे, गोल्ड से स्टार, स्टार से डायमंड, डायमंड से क्राउन, क्राउन के बाद आज आपके सामने ब्रांड न्यू यूसीडी के साथ हूं मैं। बहुत चैलेंजेस तो आएंगे, सबकी जिंदगी में आएंगे। मेरे बच्चे को, जिसको मैंने इतनी कम एज में छोड़ा था, आज उसी बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूं जिसकी साल की फीस 1.5 लाख रुपए है। मेरे पेरेंट्स ने जो सबसे ज्यादा, सास ससुर, इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत रोल निभाया, एक बेटी की तरह पाला। मैंने कहा जब इन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त पे, क्योंकि हम यूपी के साइड में ऐसा होता है कि बहू तब तक जब तक बेटा है, बेटा खत्म बहू दूर, लेकिन मुझे अगर इन्होंने इस वक्त पे मुझे संभाला है तो मेरी जिम्मेदारी है एक बेटी नहीं, एक बहू नहीं, एक बेटे की तरह इनके साथ खड़े होकर दिखाऊंगी। इसी बिजनेस के फंड से मैंने एक घर खरीदा और वो गिफ्ट किया मेरी सासू मां को। मैं खत्म करना चाहूंगी, लेकिन मैं बात करना चाहूंगी उस लेडी से जिसकी शादी के पहले बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि पति प्रिंसेस की तरह रखेगा, जैसा कपड़ा चाहेंगे वैसा मिलेगा, सारे अरमा पूरे होंगे, सारी जिंदगी के सपने पूरे होंगे, लेकिन शादी के बाद क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज, बच्चों की जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने एक खिलौना मांग लिया तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज, अपने खुद के कपड़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज, अपने माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट लगाई आपको बड़ा करने में, उनको भी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी हस्बैंड को पूछना पड़ता है। सही है कि नहीं लेडीज? यस। क्यों पूछा कभी अपने आप से, क्यों आखिर कॉम्प्रोमाइज? मैं बात करना चाहूंगी उन पेरेंट्स से, जितने भी यूथ पेरेंट्स यहां पे बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को जाके आज पूछना कि आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन कौन है, तो बोलेंगे कोई दीपिका, तो कोई सलमान खान, है ना, तो कोई क्रिकेट का कोई सेलिब्रिटी। बॉस, कमाता कौन है? फादर या बाहर वाला? रोटी कौन बनाता है, मदर या बाहर वाली? मदर। तो अपने बच्चों के लिए सेलिब्रिटी आप क्यों नहीं? पूछिए अपने आप से। मैं बात करूंगी उस यूथ से जो आज सोफिस्टिकेटेड वेटर बन रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद स्विगी जैसी कंपनियों के लिए फूड सप्लायर बन रहे हैं, केएफसी जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए वेटर बन रहे हैं। इसीलिए ग्रेजुएशन किया था, इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। क्यों? पूछिए अपने आप से, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज क्यों? आपको नहीं पता आप आज के इंसान हो, आज के युवा हो। आज आप एक धाकड़ युवा है जो अल्टीमेट पोटेंशियल रखता है, और एक अल्टीमेट पोटेंशियल रखने वाले इंसान को चाहिए अल्टीमेट प्लेटफॉर्म, और वो है हमारे पास प्रेस्टीज। आपके अंदर ताकत है काम करने की, तो ये पूरी ताकत रखता है आपके सपने पूरे करने की। अगर मेरे बात से एग्री है तो यस कहिएगा। हम आज के वो युवा हैं जो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर है। यस और नो? हम आज के वो युवा हैं जो सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। यस और नो? हम आज
आज के वो युवा हैं जो रियल लाइफ हीरो नहीं, रियल लाइफ है, रियल लाइफ के हीरो हैं। हम आज के वो युवा हैं जो हर एक घर का चूल्हा तो अपना घर का तो चूल्हा जलाते ही हैं, लेकिन कई सारे घरों के चूल्हे जलाने की ताकत रखते हैं। ये सुनो और याद रखना एक चीज, हमेशा हमेशा अपने लाइन को याद रखिएगा। और इस लाइन से मैं खत्म करना चाहूंगी बिकॉज आई एम टेकिंग ओवर टाइम। आंधियों को जहां जिद होगी बिजलियां गिराने की, आंधियों को जहां जिद होगी बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद होगी वहीं अपना आशिया बनाने की। थैंक यू सो मच। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपके लाइक और कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। विश यू वेल्थ।